लूसेंट क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का मौर्य काल देखेंगे। मौर्य काल से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 2 क्लास हमारा लूसेंट का हो गया है और यह तीसरा क्लास है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन, 1 नंबर प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम ऑप्शन बी विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 2 का ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। इसका सही आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कारुवाकी। अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, वह सबसे ज़्यादा अशोक को प्रभावित किया था। 5वां क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया गया है। तो देख लीजिए, अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो उसमें प्रकृत का प्रयोग किया गया है, लेकिन किस प्रकृत का प्रयोग किया गया है तो अर्धमगधी। अर्धमगधी प्रकृत का प्रयोग किया गया है। तो 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। जल्दी से बताइएगा, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो देखिए 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। अशोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशोक को ही अशोक का ही दूसरा नाम देवान प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो देखिए, अगर हम लोग प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो यह आपका मौर्य राजवंश है। मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो अगर आपसे पूछे कि कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। 10 का सही जवाब दीजिएगा कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न देख लीजिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। 11 का सही जवाब दीजिएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन सी चाणक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सही जवाब बौद्ध हो जाएगा। साची जो है बौद्ध धर्म के कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। 12 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब लास्ट समय में, वह जो है वह जैन धर्म को अपनाया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में जाकर, अंत में जाकर
जैन धर्म को अपना लेता है और अशोक अंत में जाकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। याद रखिएगा। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पौन था। पौन ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पौन था। निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है तो जल्दी से बताएं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये तो संस्थापक ही हैं, ये सही है। अशोक भी सही है, बिंदुसार भी सही है, लेकिन अजातशत्रु जो है वह मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अजातशत्रु किस वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? कुणाल था। 17 का ऑप्शन है सही आंसर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? 1 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? 18 का ऑप्शन भी विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस का रचना किया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस जो है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए अगर मुद्रा राक्षस की हम लोग बात करें तो इसका जो विषय वस्तु है वह आपका यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस जो है वह लिखा गया है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस राज्य ने पहली बार जीता? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र ने किस शासक ने पहली बार जीता? तो देखिए 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र यह चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो देखिए इसका सही आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। 22 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में किसी भी प्रकार का अशोक का शिलालेख नहीं है। पाटलिपुत्र जो पटना आज का है वहाँ आपका शिलालेख नहीं है। तो इसका सही आंसर 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर देख लीजिए। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। 23 का सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 24 का सही जवाब दे दीजिएगा। 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध राज्य पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। आज तक्षशिला विश्वविद्यालय है। उस समय भी मौर्य काल में भी शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वह तक्षशिला ही हो जाएगा। नालंदा नहीं होगा, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? 26 का सही जवाब दीजिएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक के नाम क्या है? तो 26 का ऑप्शन डी इंडिका हो जाएगा। देख लीजिए बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज के पुस्तक के नाम पूछे इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज एक चीनी यात्री था जो किसके दरबार में आया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है।
तो देखिए चंद्रगुप्त को मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह मुद्रा राक्षस में हुआ है और उसके रचयिता विशाख दत्त हैं। उसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। और विशाख दत्त के ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, देख लीजिए जल्दी से सही सही जवाब दीजिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो 28 का अगर हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। सभी लोग जानते हैं कि अशोक के जो शिलालेख थी उसमें प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। तो 29 का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन भी चंद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो थे वह ढक्कन के विजय की प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 31 नंबर है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने 7 बार भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित उसमें जो है बात की गई है। तो राजनीतिक नीतियाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित है। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो था वह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक का पूछा गया प्रश्न है, चाहे बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो। तो 34 का देख लीजिए सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो 34 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु नहीं होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर देख लीजिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए चंद्रगुप्त का जो महल पाटलिपुत्र में था वह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का महल बना हुआ था चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न देख लीजिए। बराबर यानी जहानाबाद जिला, पहले जिसे बराबर कहा जाता था वह जहानाबाद है। तो जहानाबाद की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जहानाबाद की जो गुफाएं हैं उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो 36 का देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा आजीविकों ने। आजीविकों ने जहानाबाद जिला के गुफाओं, जिसे हम लोग बराबर की गुफाओं का कहते हैं, बराबर की गुफा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बराबर की गुफा किस जिला में है? जहानाबाद जिला में है। और इसका उपयोग किसने किया था? तो आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भाग तक फैला हुआ था? तो देखिए 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वह पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। जल्दी से सही जवाब दीजिएगा कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो भाबरू स्तंभ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सूची 1 है और सूची 2 है। तो अभी आपको बताए हैं कि अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा जाता है। तो मिला देंगे
बिंदुसार को क्या कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका देख लीजिए 1 का 2, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कौन सा शिलालेख है दोस्तों? जल्दी से आप सही जवाब दीजिएगा। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख है वह कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये भी कतई जहर प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो 42 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। सांची का स्तूप जो था वह अशोक ने बनाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो देखिए अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका सही आंसर शिलालेख 8वां हो जाएगा। 8वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। अशोक के 8वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये तो क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिएगा कि मेगास्थनीज जो था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए उस समय हम आपको बताए थे कि मेगास्थनीज चीनी यात्री था। हाँ, हमने गलत बताया था। मेगास्थनीज जो था वह चीनी यात्री नहीं बल्कि यूनानी था, यूनान का राजदूत था। तो 45 का देखिए 45 का जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था वह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? जल्दी से सही जवाब दीजिएगा। 46 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 46 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? 47 का ऑप्शन भी अशोक हो जाएगा। अशोक जो था वह प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो देखिए अशोक जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतता है तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है वह अशोक क्या करता है कि भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर देता है और वहीं से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। यह 8वां क्लास में कलिंग का युद्ध एक चैप्टर है। 8वां क्लास में सरकारी स्कूल के 8वां क्लास में कलिंग का चैप्टर है, वहाँ आप पढ़िएगा तो पूरा अशोक के बारे में जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरा परिचर्चा वहाँ पे किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा तो प्राकृत है, भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मणी है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत एवं ब्राह्मणी भाषा व लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए अगर ब्रिसल शब्द के लिए हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है और विशाख दत्त के द्वारा, और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिसल शब्द का प्रयोग किया गया है।
आगे देख लीजिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था, तो विकास किसका किया था देख लीजिए, आपको बताना है। तो इसका 51 का सही आंसर आप लोग बता दीजिए, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1, 3, 4। संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। ये सोने का सिक्का वाला आपका नहीं होगा, बाकी तीनों आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 52 नंबर। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत का आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिए 52 की अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो 52 का ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हो जाएगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद मौर्य समाज में जोड़ लिया था, और कलिंग जो था वह दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग का एकमात्र रास्ता था। और तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। अशोक के शिलालेख जो संगम राज के बारे में हमें बतलाते हैं वो शामिल है, तो वह टूरे से 13वां जो है शिलालेख वह अशोक के शामिल है, जो हमें संगम राज के बारे में बताता है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कथन है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर देख लीजिए, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया। तो 44 की अगर हम लोग सही जवाब की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ये दोनों सही है, और आर जो है वह एक स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो देखिए अशोक का जो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वह आपका मास्की में मिलता है। मास्की में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो देखिए अशोक के स्तंभों के बारे में कौन सा वाक्य गलत है। तो देखिए इसका सही आंसर इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही। ये अखंड है, बिल्कुल सही। स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना का, भाई ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये आपका गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, यह भी कतई जहर प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। मिलान करना है, प्रांत है, राजधानी है। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंतिका उज्जैन था, और प्राची जिसे पूर्वी प्रदेश कहते हैं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। तो बिल्कुल यह सामने सामने है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 59 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देख लीजिए 60 नंबर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म को दीक्षा ली। देखिए अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो वह किसने दीक्षा दिलाई आपसे पूछा जा रहा है। तो यह उपगुप्त के जो है वह निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। देखिए मौर्य काल से संबंधित अगर बिहार के अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 61 का ऑप्शन है मेगास्थनीज हो जाएंगे। यूनानी यात्री था, यूनान का राजदूत था। पोलीब्रोथा जो शब्द था पाटलिपुत्र के लिए मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था,
तो 62 का देख लीजिए, 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी। एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो देखिए मौर्य काल के जो गुप्तचर थे उनका नाम आपका गुढ़ पुरुष था। गुढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचर का नाम था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये भी कतई जहर प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी तीसा हो जाएगा। तीसस श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों पर ढालने के लिए कोशिश किया था? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया, यह कैसे मालूम चलता है, किस ग्रंथ में मालूम चलता है? तो देखिए 65 का जो सही आंसर हो जाएगा, 65 की अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो यह परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है और इसी में मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को बाद में अपना लिया था। किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता था? तो देखिए अभी भी जो हम लोग का हिंदू पंचांग के अनुसार जो नया साल हम लोग का जो शुरू होता है वह कब होता है? तो नया साल पहले बता दीजिए कि कब शुरू होता है नया साल। और यहाँ पूछा जा रहा है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष माने फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता है? तो यह जुलाई से होता है, जुलाई से होता है, जुलाई से आरंभ होता है मौर्यों का राजकोषीय वर्ष। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में लिया गया है? तो देखिए किया गया है, तो यहाँ देख लीजिए इसका सही आंसर 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चोल और पांडव, उसके बाद सतीपुत्र, केरल पुत्र, ये दोनों आपका नहीं होगा। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, सतीपुत्र, केरल पुत्र इत्यादि। अगला प्रश्न देख लीजिए, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अगर हमें अशोक के बारे में जानना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए शिलालेख उसका पढ़ना चाहिए। अशोक के जो शिलालेख है उसके बारे में जानकारी करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। अशोक के शिलालेख के बारे में जो लिखा गया उसे पढ़ना चाहिए, तब हमें अशोक के पूरी जीवनी मालूम चलेगी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मणी। अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मणी लिपि परिवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो देखिए अशोक का अभिलेख जो है भारत के साथ साथ वह आपका दूसरे देशों में भी पाया गया है और उस देश का नाम अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अत्यंत पॉलिश किए गए 81वें अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? देखिए जो शिलालेख अशोक का मिला था जिस पर अत्यंत पॉलिश किए गए थे और उस पर पांडु रचित थे, तो यह जो शिलालेख था वह आपका मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खुदाई से प्राप्त हुआ था। तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी कथन है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? तो देखिए 72 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह मेगास्थनीज की युक्ति है। अगला प्रश्न 73 नंबर, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दालचीनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किस मौर्य सम्राट, यहाँ मौर्य सम्राट का नाम बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार मौर्य सम्राट था और उसने एक विदेशी राजा जो सीरिया के थे एंटियोकस एंटियोकस प्रथम जो थे उससे शराब और दालचीनी को भारत भेजने का आग्रह किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए अशोक के द्वारा कलिंग पर कब चढ़ाई की गई थी, किस प्रकार से युद्ध जीता गया, इसके बारे में जानकारी के लिए 13वां बृहत शिलालेख आपको देखना होगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो देखिए जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ था उस समय अशोक जो था वह उज्जैन का गवर्नर था।
किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो 76 का सही आंसर बताइए। 76 का सही आंसर ऑप्शन है पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? 77 का सही आंसर देख लीजिए। 77 का सही आंसर ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए यह किस शिलालेख में लिखा गया था? तो यह जो शिलालेख था उस शिलालेख का नाम जो था वह आपका 6वें शिलालेख था। 6वें शिलालेख में अशोक ने यह बताया था कि मैं कहीं भी रहूं किसी भी समय, अगर आप सार्वजनिक कार्य के लिए हमारे पास आए हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न 79 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में अवरोही और आरोही दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रादेशिक राजूक युक्तक। प्रादेशिक राजूक युक्तक अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। विशिष्ट है देख लीजिए। विशिष्ट है तो 88 का सही आंसर देख लीजिए। 88 नहीं है, 80 है, सॉरी। इसका सही आंसर बेगारी हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त है। 82वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? 82 का ऑप्शन है स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। अगला प्रश्न देख लीजिए 83 नंबर। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समस्त राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो देखिए 83 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। देख लीजिए महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से जो अभिलेख मौर्य काल में से प्राप्त हुए थे उसमें अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा था? कतई जहर प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। अशोक के मन सेहरा जो आज पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी जो आज पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो देखिए अशोक के जो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से अभिलेख प्राप्त हुए थे, जो शिलालेख प्राप्त हुए थे, उसमें जो भाषा था वह खरोष्टी था। ऑप्शन है सही आंसर। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए यह पूछा जा रहा है, तो 86 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सरेकुना और कंधार। सरेकुना से ग्रीक और कंधार से अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 87 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। अर्थशास्त्र में सॉरी यहाँ नहीं होगा। 87 का सही आंसर ऑप्शन डी 15 हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। इसका सही आंसर राजा हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा एवं कोश हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वह राजनीतिक से संबंधित है। तो राजनीतिक में क्या होता है? पहले राजा था, क्षेत्र था, प्रशासन था और उसका कोश था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो तुरमय राजा था
वह कहाँ का था? तो नवासी का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वह जो था वह मिस्र का था। मिस्र का राजा तुर्मय अशोक के समकालीन था। किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेक्स जो था वह भारत आया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 91 नंबर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो देखिए ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है। तो 91 का ऑप्शन है गुर्जरा में हो जाएगा। गुर्जरा में जो अभिलेख मिले उसी में अशोक का नाम उल्लेख किया गया था। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी महावंश हो जाएगा। महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन 93 नंबर है। ध्यान से पढ़िएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्योंकि यह होमवर्क का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित है? तो 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग होमवर्क में दीजिएगा। और देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? तो इसका पीडीएफ जो है मौर्य काल वाला पार्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 2 क्लास का पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम से ज्वाइन होइएगा, वहाँ आपको हर क्लास का पीडीएफ कोई भी नया अपडेट आपको मिलती रहेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने लोग भी हमारे ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं, अभी तक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और विज्ञान चालीसा वाला कोर्स खरीद लीजिए। आज 18 बच्चे हो गए। अभी तक 18 बच्चे ने विज्ञान चालीसा का कोर्स खरीद लिया है। आप भी जाकर विज्ञान चालीसा का कोर्स खरीद लीजिए। और एक नया कोर्स भी लॉन्च हो गया है रेलवे ग्रुप डी के लिए। जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है वह नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जल्दी से कोर्स ले लीजिए। 2500 का कोर्स जो है वह मात्र आपको 300 रुपया में, 2500 रुपया में कोर्स मिलने वाला कोर्स आपको 300 रुपया में हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और कोर्स लेना है तो ले लीजिए। बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आपको बता दें कि लूसेंट अगर आपको तैयारी करनी है लूसेंट से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।